बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 कॉस्ट अकाउंटिंग में, और इसके लिए आप आ जाइए सबसे पहले अपने हैंडआउट्स के पेज नंबर 13 पे। और ये सवाल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। बिलो इज़ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मैसर सितारा केमिकल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2017। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल 1 जुलाई 2014, यानी ये है बिगिनिंग। इसके बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर मटेरियल रिटर्न ड्यू टू सब स्टैंडर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, डायरेक्ट लेबर पेड, हीट लाइट एंड पावर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट एंड इंश्योरेंस। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल नज़र आ रहे हैं। पहली बात, एक मरतबा फिर ये बात समझ लीजिए कि मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या थी? डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल की जब कभी भी बात आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। और वो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी एक पूरी तवील तरीक़ेकार था। पेज नंबर 7 पे जाके आप देख सकते हैं। वो मैंने आपको पूरा जो है वो एक तरीक़ेकार के मुताबिक कैलकुलेट करना सिखाया था इससे पिछले वाले सवाल में। तो जब कभी भी डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आएगा तो आप उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद बात आई थी डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर में भी 2 बातें थी। एक थी डायरेक्ट लेबर असाइन और एक थी डायरेक्ट लेबर पेड। हमने ये डिसाइड किया था कि अगर असाइन गिवन होगा तो हम असाइन लेंगे, और अगर असाइन गिवन नहीं होगा तो पेड लेंगे। अब अगर इसके अंदर हमें असाइन गिवन नहीं है, पेड है, तो हम पेड ले लेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी एफओएच। और एफओएच यानी फैक्ट्री ओवरहेड 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और एक होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल। याद रखिए, अगर फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल होंगे ना तो ऐसे लिस्ट की शक्ल में गिवन होंगे। देखिए आपको नजर आ रहा है ये हीट लाइट एंड पावर, ये इनडायरेक्ट मटीरियल, ये इनडायरेक्ट लेबर, ये फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट एंड इंश्योरेंस। ये इससे हमें पता लग रहा है कि ये एक्चुअल है। सही है। अगर आपको अपना पहला सवाल, बिल्कुल फर्स्ट सवाल अगर आपको याद हो जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को 3 बातें सिखाई थी। एक बताया था मैंने आपको, उसमें सारे फैक्ट्री ओवरहेड अलग कीजिए, सारे एडमिन के एक्सपेंसेस अलग कीजिए, सारे सेलिंग के एक्सपेंसेस अलग कीजिए। तो वहाँ पे मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड 1 बाय 1 सारे अलग अलग करना सिखाए थे। तो जब एक तवील लिस्टिंग दी हुई होती है ना फैक्ट्री ओवरहेड की, तो उसको हम कहते हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल वाले हैं। और अप्लाइड की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि अप्लाइड सिंपल एक सिंगल लाइन में गिवन होते हैं। समटाइम वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड के बारे में कि फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये सबसे बड़ी निशानी है अप्लाइड की। और एक्चुअल की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि ये ऐसे 3, 4, 5, 6 लिस्ट की शक्ल में गिवन होते हैं। तो अब आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप अपने हाथ में पेंसिल रखिए। देखिए रॉ मटेरियल यूज़ की तो एक लगी बंदी कंप्यूटेशन है, वो तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती है, उसको तो अभी हम देख लेंगे। असल बात यह है कि आप इसमें से इस सवाल में पहले तो तलाश कीजिए कि क्या फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है या फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अप्लाइड भी हो और एक्चुअल भी हो, तो हमें अप्लाइड को फॉलो करना है, फिर हम एक्चुअल इग्नोर कर देंगे। और अगर अप्लाइड नहीं होंगे तो फिर हमें एक्चुअल लेना पड़ेगा। और याद रखिए अप्लाइड जो होते हैं वो एक परसेंटेज की शक्ल में गिवन होते हैं। जैसे कि पिछले सवाल में था फैक्ट्री ओवरहेड 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ऐसे 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 90% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये ज़्यादातर परसेंटेज की शक्ल में गिवन होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं सवाल के शुरू से लेकर आखिर तक देखूँ ना तो मुझे कहीं पर भी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड इसके अंदर एक्चुअल ही लेने पड़ेंगे। तो अब आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए। इस क्वेश्चन के अंदर हम जहाँ जहाँ हमें फैक्ट्री ओवरहेड नज़र आएगा हम F लिख देंगे, जहाँ हमें एडमिन एक्सपेंस लिखा हुआ आएगा वहाँ पे A लिख देते हैं, और जहाँ हमें सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ आएगा वहाँ S लिख देंगे। एक बात याद रखिए, एडमिन एक्सपेंस को जनरल एक्सपेंस भी कहते हैं और सेलिंग एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं। हो सकता है आगे जाके मैं आपको सेलिंग के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं और एडमिन के बजाय जनरल बोलूं। तो आइए पेंसिल अपने हाथ में रखिए और अपने नोट्स के अंदर ही आप इसको कर लीजिए। सबसे पहले ये हीट लाइट एंड पावर है, तो हीट लाइट और पावर का ताल्लुक किससे होता है? फैक्ट्री से। इसका आगे F लिख लीजिए। फिर ये इनडायरेक्ट मटीरियल है, ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर इनडायरेक्ट लेबर है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर फैक्ट्री मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। यानी फैक्ट्री से रिलेटेड तो हर चीज़ फैक्ट्री ओवरहेड ही कहलाएगी। फिर इसके बाद है अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ये अदर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अदर छोटे मोटे और दूसरे जो फैक्ट्री के खर्चे हैं
तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर ये रॉ मटेरियल है तो ज़ाहिर है तो रॉ मटेरियल की कंपोटेशन में जाएगा। फिर इसके बाद आ जाइए हेड ऑफिस मैनेजर सैलरी। अब 1/3 टू एडमिन है और 2/3 टू सेलिंग है, तो आप 1/3 वाले पे एडमिन लिखा हुई है और 2/3 वाला सेलिंग है। जब हम जाएंगे तो 60,000 का 1/3 एडमिन में डाल देंगे और 2/3 सेलिंग पे डाल देंगे। इसके बाद सेल्समैन पेट्रोल एंड कमीशन अलाउंस। तो भाई सेल्समैन तो गुड्स को सेल करने के लिए काम करता है, इसलिए सेल्समैन का जो अलाउंस होगा वो सेलिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। इसी तरह लीगल एक्सपेंस है, तो ये लीगल खर्चे जो होते हैं वो एडमिन के होते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी सेलिंग है। हेड ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर डेप्रिसिएशन ये एडमिन है। अदर सेलिंग ओवरहेड सेलिंग है। अदर एडमिन ओवरहेड एडमिन है। तो आज के सवाल के अंदर हमें फैक्ट्री ओवरहेड भी सारे अलग अलग करने पड़े, क्योंकि हमें फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाइड गिवन नहीं थे बल्कि एक्चुअल गिवन थे, और एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस तो हमने पिछले सवाल में भी किए थे। तो आइए इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग: प्राइम कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, जो हमने पिछले सवाल में किया था, तो इसका दूसरा नाम है प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पिछले सवाल में मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखवाया था, इस सवाल में प्रोडक्ट कॉस्ट है। और ये टोटल कॉस्ट। देखो भाई ये चार चीजें तो बिल्कुल वही हैं जो मैंने आपको पिछले सवाल में कराई थी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब आप नोट्स अपने सामने रखिए, मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ से बताता रहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। भाई चूंकि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हमें कैलकुलेटेड गिवन नहीं होता, इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और करने के लिए हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी पड़ेगी डायरेक्ट मटेरियल यूज। इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। हो सकता है कि आज के इस सवाल के अंदर आपको जो टर्म मैंने पिछले सवाल में यूज की थी उसी से मिलती जुलती टर्म मैं इस सवाल में यूज करूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों एक ही चीज है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज को ही डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। अब आप जाके अपने नोट्स के पेज नंबर 7 पे देख लीजिए, जो कंप्यूटेशन मैंने आपको वहां पे याद करवाई थी वही कंप्यूटेशन एज इट इज आपने यहाँ पर करनी है। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। ये सवाल में गिवन है 50,000। फिर नेट परचेज ऑफ मटेरियल हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये नेट परचेज आपको कैलकुलेट करनी है, इसलिए इसको हमने हेडिंग बना दिया। अब इसमें सबसे पहली चीज है ग्रॉस परचेज 4,75,000। अब आप अपने पेज नंबर सवाल नंबर 11 है उस पर आ जाइए वापस, और वहां पे देखते रहिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, जो कि आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है 18,500। तो हमारे पास आंसर आएगा टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। अच्छा, इसमें अगर कोई ड्यूटी है तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप ड्यूटी भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें ड्यूटी कोई है नहीं। फिर हम इसमें से दो चीजें माइनस करते हैं, एक परचेज रिटर्न यानी मटेरियल रिटर्न, और एक परचेज डिस्काउंट यानी मटेरियल डिस्काउंट। बट हमारे पास सवाल में सिर्फ एक ही चीज है, वो है मटेरियल रिटर्न। इसको हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा नेट परचेज और मटेरियल। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नेट परचेज है ये मैंने सेकंड कॉलम में लिखी है। अभी जो ऊपर मटेरियल की बिगिनिंग इन्वेंट्री है और मटेरियल की नेट परचेज है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। यानी इतना मटेरियल तो हमारे पास 50,000 रुपये का साल के शुरू में पहले से पड़ा हुआ था, जो पिछले साल बचा था, और इतना नेट हमने मजीद परचेज किया, तो टोटल इतनी कॉस्ट का मटेरियल हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल था। अब जाहिर है जो मटेरियल हम यूज नहीं कर पाए उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये लीजिए, ये आपका आ गया रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 35,000 रुपये। तो अब जो हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल यूज, और ये आ गया 4,96,500। याद रखिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर असाइन। चूंकि डायरेक्ट मटेरियल यूज यानी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत तवील आपको लग रहा है। तो ये आपको हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल यूज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। अब हमारी प्राइम कॉस्ट की पहली चीज मुकम्मल हो गई, यानी डायरेक्ट मटेरियल यूज। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर असाइन, बट हमें इस सवाल के अंदर असाइन गिवन नहीं है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, हमें इसमें पेड गिवन है। अब हमारी मजबूरी है, जब हमें असाइन गिवन नहीं है तो ज़ाहिर हमारा सेकंड ऑप्शन पेड था, तो हम पेड ले लेंगे। तो ये लीजिए, ये आपने इसके अंदर ऐड कर दिया डायरेक्ट लेबर पेड। चूंकि ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इसलिए मैंने इनको दोनों को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया कि पहले आइटम चाहिए था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और दूसरा आइटम चाहिए था डायरेक्ट लेबर। चूंकि असाइन नहीं थी तो हमने पेड ले ली, तो ये आ गई आपकी 2,25,000। अब मैं इस कंज्यूम को और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी क्या? प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी 4,96,500 मटीरियल यूज और 2,25,000 रुपये आपकी लेबर आ गई। तो हमारा कुल मिला के 7,21,500 आ गई प्राइम कॉस्ट। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट हो गई मुकम्मल। अब आ जाइए आप अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट पे, और वो क्या है? हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट। सही है जी।
अच्छा जी, तो ये अब आ गई हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट इज बेसिकली द ऑल्टरनेट नेम ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो अब आइए कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट में हमारा फॉर्मूला है, आप अपने फॉर्मूले वाले पेज पे जाके देखिए तो आपको नजर आएगा डायरेक्ट लेबर असाइन या पेड। अब चूंकि इस सवाल में असाइन तो है नहीं, पेड है, तो जाहिर है हम इसके अंदर पेड ले लेंगे। तो ये देखिए डायरेक्ट लेबर पेड हमें नजर आ रही है 2,25,000। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे FOH। लेकिन अब जो FOH थे फॉर्मूले वाले वो थे FOH अप्लाइड, और जो FOH अप्लाइड होते हैं वो एक सिंगल लाइन में गिवन होते थे। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें अप्लाइड गिवन नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल गिवन है, इसलिए हमें मुझे हेडिंग डालनी पड़ी। अभी आपने जब सवाल शुरू किया था तो सवाल शुरू करने से पहले आपने तमाम FOH पे F लिख दिया था। तो बेसिकली वो जो लिस्ट के शक्ल में गिवन होते हैं ना, उसको हम एक्चुअल कहते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिखूंगा, बट अगर ये हमारे पास क्वेश्चन में अप्लाइड होते हैं तो फिर मैं एक्चुअल नहीं लेता, फिर मैं अप्लाइड ही लेता। तो देखिए सबसे पहले क्या, हीट लाइट एंड पावर, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर 48,000, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट एंड इंश्योरेंस 35,000, फैक्ट्री मशीन टूल्स एंड डेप्रिसिएशन 17,500 और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 32,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे और ये टोटल FOH आ गया आपके 2,20,000। बेसिकली आपको अगर अप्लाइड गिवन होते ना तो ये अप्लाइड डायरेक्ट इस एक ही लाइन में गिवन होते 2,20,000 रुपये के हिसाब से। एक्चुअल जब भी होंगे वो ऐसे जो है वो पूरी डिटेल में गिवन होंगे, तो आपको ये सारे अलग अलग लिखने के बाद इसका टोटल करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये आ गई आपकी डायरेक्ट लेबर और ये आ गई आपकी टोटल FOH। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गई आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट 4,45,000 और बेसिकली प्रोसेसिंग कॉस्ट ही आपकी कन्वर्जन कॉस्ट का दूसरा नाम है। तो ये हो गई हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। अब देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने नाम जरूर चेंज किया था कि अच्छा आप लोगों को डिफरेंट नामों से भी आप ये इसको याद कर सकें। तो बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। तो अब आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलिए, प्रोडक्ट कॉस्ट बोलिए या फैक्ट्री कॉस्ट बोलिए। मैंने पिछले सवाल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से लिखवाया था, अब मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से जो है लिखवा दिया। तो अब इसका फॉर्मूला जाके देखिए, आपके जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल यूज यानी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर असाइन या फिर पेड और फिर FOH। तो हमारे पास चूंकि प्राइम कॉस्ट के अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यूज कैलकुलेट नहीं करना। ये आप अपनी पिछली स्लाइड में जाके देखिए तो आपको नजर आ जाएगा 4,96,500 हमने उस वक्त कैलकुलेट किया था जब हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। फिर इसके अंदर दूसरी है डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर चूंकि इसके अंदर असाइन नहीं है, पेड है, तो मुझे मजबूरन पेड लेनी पड़ी। अगर असाइन होती तो मैं असाइन लेता, असाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पेड ले लेंगे। और तीसरी चीज है फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड मैंने इसकी लिस्टिंग क्यों नहीं की, कन्वर्जन कॉस्ट में तो की, मैंने यहाँ पे नहीं की। एक्चुअल याद रखिए, एक्चुअल हमेशा लिस्टिंग की शक्ल में गिवन होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर इसकी लिस्ट कर ली थी, लिस्ट बना ली थी, इसलिए अब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट वही टोटल उठा लिया 2,20,000। इसको आप पिछली स्लाइड में से जाके देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मटीरियल यूज, डायरेक्ट लेबर पेड और FOH एक्चुअल। अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गई आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स हो गई, 3। पहली रिक्वायरमेंट प्राइम कॉस्ट, दूसरी रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कन्वर्जन कॉस्ट और तीसरी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आ जाइए अपनी चौथी रिक्वायरमेंट की तरफ और वो है टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला भी एक मतलब आप अपने फॉर्मूले वाले पेज पे जाके देख लीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब चूंकि प्रोडक्ट कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही दूसरा नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जगह क्या लिख दिया, प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट कहाँ से आई, इसके लिए आप पीछे जाके देख लीजिए। ये देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ से आई 9,36,500। तो इसलिए जो चीज़ आपको चाहिए वो पीछे से जाके आप देख सकते हैं। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट 9,36,500। अब इस प्रोडक्ट कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपने ऐड करने क्या, कमर्शियल एक्सपेंसेस। और ये कमर्शियल एक्सपेंसेस होते हैं दो तरीके के। पहला होते हैं जनरल एक्सपेंस यानी एडमिन एक्सपेंस। देखिए मैंने आपको पिछले सवाल में ये एडमिन एक्सपेंस के नाम से करवाए थे, यहाँ पर मैंने इसको जनरल एक्सपेंस के नाम से लिख दिया। बेसिकली जनरल एक्सपेंस ही एडमिन एक्सपेंस का दूसरा नाम है। अब वो जो सवाल शुरू करते वक्त आपने सब पे एडमिन और सेलिंग लिखा था ना, अब आप वहाँ से सिर्फ एडमिन वाले उठा लीजिए। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने उठाया मैनेजर सैलरी। अब देखिए मैनेजर सैलरी जो थी वो थी तो 60,000, लेकिन इसमें से मैंने 20,000 क्यों ली, क्योंकि इसने कहा था 1/3 जो है वो एडमिन की है और 2/3 जो है वो सेलिंग की है। तो 60,000 का अगर आप 1/3 लेंगे तो ये 20,000 रुपये बनेगी। तो ये आ गई मैनेजर सैलरी 20,000। फिर इसके बाद लीगल एक्सपेंस 25,000। फिर इसके बाद हेड ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर डेप्रिसिएशन 12,000।
और अदर एडमिन ओवरहेड 19,000। जब आप इन चारों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल बन जाएगा आपका क्या, एडमिन का टोटल एक्सपेंस। सही है, इसको हम जनरल एक्सपेंस भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें दूसरा एक्सपेंस ऐड करेंगे, वो क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। और सेलिंग एक्सपेंस को ही डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पे जानबूझ के जो है वो ऑल्टरनेट टर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जनरल को ही एडमिन कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ही सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो ये सेलिंग एक्सपेंस ही है, मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया। अब जो वहाँ पे आपने जिस पे एस लिखा था सेलिंग एक्सपेंस, अब आप वो बारी बारी लिख देंगे। देखिए दोबारा मैनेजर सैलरी आ गई, क्यों, क्योंकि 1/3 जो थी वो तो मैंने ऊपर लिख दी थी 20,000 रुपये जो एडमिन में जानी थी, और बाकी 2/3 जो है वो सैलरी मैंने ली थी सेलिंग एक्सपेंस में। फिर इसके बाद सेल्समैन पेट्रोल एंड कमीशन, फिर इसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। आप अपने सवाल में देखते रहिए, सब आपने वहाँ पे टिक किए हुए। और उसके बाद अदर सेलिंग ओवरहेड। अब ये देखिए इन चारों का टोटल, ये आ गया आपका टोटल सेलिंग एक्सपेंस। अब ये देखिए ये आ गया आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट, ये आ गया आपका टोटल एडमिन एक्सपेंस, ये आ गया आपका टोटल सेलिंग एक्सपेंस। अब अगर मैं इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये दोनों कमर्शियल एक्सपेंसेस ऐड कर दूं तो ये मेरा आंसर क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट 11,22,500। तो देखिए हमारी कुल मिला के 4 रिक्वायरमेंट्स हो गई। पहली थी प्राइम कॉस्ट, दूसरी थी प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कन्वर्जन कॉस्ट, तीसरी थी प्रोडक्ट कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और चौथी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये 4 हमारे लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी क्योंकि ये हमने पिछले सवाल में भी की। अब जो नई चीज़ है वो क्या है उसको देखिए। अब आपको वो कहता है कि ये जो आपने FOH कैलकुलेट किए हैं ना, अगर फर्ज कीजिए कि ये FOH आपको अप्लाइड की शक्ल में गिवन होते, तो देखिए अप्लाइड की शक्ल में जो गिवन होते हैं ना वो परसेंटेज की शक्ल में होते हैं। कहना वो ये चाह रहा है कि मान लिया जाए कि अगर ये जो आपने FOH एक्चुअल जमा किए थे 2,20,000 का जो टोटल आपने जमा किया था, अगर हम ये मान लें कि हमारे यही एक्चुअल यही अप्लाइड भी हैं। चलिए मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दे देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको इसकी मिसाल दी थी कि अगर हम ये कहें कि हमने जितने शादी के अंदर जितने मेहमानों का एस्टिमेट किया था, तो वो जो हमने एस्टिमेट किया था ना शादी में मेहमानों का, वो तो हमारा अप्लाइड था, उसको हम कहते हैं वो हमारा FOH अप्लाइड है। फिर जिस दिन शादी थी और शादी में जितने मेहमान आए, अगर हम उन तमाम मेहमानों को गिने और पता लगा वो मेहमान एक्चुअली आए भी उतने ही जितने हमने एस्टिमेट किए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे मेहमान एक्चुअल हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि वो जो मेहमान हमारे एक्चुअल हो गए तो हमारे अप्लाइड भी वही थे, हमने सोचे भी वही थे और हमारे आए भी वो। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस सवाल के अंदर FOH हमें अप्लाइड गिवन नहीं थे बल्कि एक्चुअल थे। अब हम ये मान लेते हैं कि यही FOH जो एक्चुअल है हमारे, इसी को हम मान लेते हैं कि फर्ज करो यही हमारे अप्लाइड भी थे, यानी हमने सोचा भी यही होगा। तो चूंकि सवाल के अंदर अप्लाइड कभी भी अमाउंट की शक्ल में गिवन नहीं होते, लिस्ट की शक्ल में गिवन नहीं होते, बल्कि परसेंटेज की शक्ल में गिवन होते हैं, तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है अब अगली रिक्वायरमेंट्स में कि अब आपको वो ये कहता है कि अब आप इस FOH जो कि आपने कैलकुलेट किए 2,20,000, आप इसके डिफरेंट बेसिस पे रेट कैलकुलेट करो। याद रखिए FOH अप्लाइड का जो रेट होता है वो नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर होता है। यानी अगर सवाल में FOH अप्लाइड गिवन हो तो वो नॉर्मली किस हिसाब से गिवन होते हैं, 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी वो जो परसेंटेज होती है वो डायरेक्ट लेबर पे लगती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही ऐसा होता है, हाँ मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि 90% ऐसा ही होता है कि अगर सवाल में FOH अप्लाइड दिए जाएँ तो उनकी परसेंटेज ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर होती है, बट ये किसी और बेस पे भी हो सकते हैं। अब हमसे वो सवाल के अगले हिस्से में कह रहा है कि अब आप इन तमाम FOH एक्चुअल को मान लो कि यही अप्लाइड है। अब थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यही एक्चुअल अप्लाइड भी है। अब अगर ये अप्लाइड है तो अप्लाइड की परसेंटेज हमें सवाल में दी जाती है जो कि हमें गिवन नहीं है। तो अब हम इन्हीं एक्चुअल को अप्लाइड मान के इनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बुनियाद पर इनकी जो है वो रेट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला वो क्या कह रहा है, ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 4 रिक्वायरमेंट होगी ना, ABCD, ये आपकी E रिक्वायरमेंट है। और ये जो रेट ऑफ FOH है डिफरेंट बेसिस में, इनमें पहला रेट वो कहता है रेट ऑफ FOH ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। याद रखिए हमेशा ये रेट आपको सवाल में अगर गिवन है तो फिर तो कुछ भी नहीं करना, और अगर गिवन नहीं है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, जो FOH है वो ऊपर रखेंगे और जिस बेस पे वो आपसे परसेंटेज कह रहा है वो बेस नीचे रखेंगे। अभी फिलहाल वो डायरेक्ट लेबर कह रहा है तो मैंने डायरेक्ट लेबर नीचे रख दिया, FOH ऊपर रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सवाल ये कि सर ये FOH एक्चुअल हम कहाँ से उठाएं, तो जाइए जाके कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर प्रोसेसिंग कॉस्ट में जाके देखिए
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोसेसिंग कॉस्ट कैलकुलेट की करवाई थी, तो उसमें एफओएच एक्चुअल की पूरी लिस्टिंग थी। उस पूरी लिस्टिंग के अंदर चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है सारे एफओएच, ये इसका टोटल 2,20,000 नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये एफओएच मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, सही है। और डायरेक्ट लेबर क्या है, 2,25,000, ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। तो आइए ये देखिए, ये आ गया आपका रेट ऑफ एफओएच ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो मैंने एफओएच को ऊपर रखा 220 और डायरेक्ट लेबर रखा 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट कितना है, 97.77%। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्ज कीजिए सवाल के अंदर हमें एफओएच अप्लाइड बताए जाते और डायरेक्ट लेबर की बेस पे बताए जाते, तो वो किस तरह बताता सवाल में कि एफओएच अप्लाइड आर 97.77% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये एक बेस है। और याद रखिए कि डायरेक्ट लेबर एफओएच अप्लाइड जो परसेंटेज होती है वो बेसिकली इस डायरेक्ट लेबर की बेस पर होती है 90%। आज मैं आपको डिफरेंट बेसिस बता रहा हूँ, लेकिन थ्रू आउट कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बात ध्यान में रखिएगा कि टिल द एंड ऑफ द कोर्स आपको एफओएच की परसेंटेज बेसिस डायरेक्ट लेबर पे ही कैलकुलेट करनी होगी। कभी कभी कहीं कहीं वो चेंज कर देगा, जैसे कि अगली स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है। सॉरी, ये देखिए, अब वो कहता है रेट ऑफ एफओएच ऑन एडमिन ओवरहेड। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं कि अगर हमें यही एफओएच अप्लाइड एडमिन एक्सपेंस पे कैलकुलेट करने पड़े तो किस तरह करेंगे। फॉर्मूला देखिए वही रहेगा, एफओएच एक्चुअल ऊपर ही रहेंगे, नीचे में एडमिन ओवरहेड लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए एफओएच एक्चुअल आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था प्रोसेसिंग कॉस्ट में 2,20,000। अब डिवाइड कर देंगे हम एडमिन ओवरहेड से। अब सर ये एडमिन ओवरहेड कहाँ से आया, तो जरा जाके देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो उस टोटल कॉस्ट के अंदर जब हमने कमर्शियल एक्सपेंस लिखे थे तो उस कमर्शियल एक्सपेंस के अंदर जो एडमिन यानी जनरल एक्सपेंस का टोटल आया था वो ये था। अब ये ऊपर ये नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ गया 289.47%। यानी अगर हमें एफओएच अप्लाइड बताए जाते ऑन द बेसिस ऑफ एडमिन ओवरहेड, तो वो हमें कैसे बताता कि एफओएच अप्लाइड 289.47% ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस। लेकिन चूंकि उसने तो हमें सवाल के अंदर ओवरहेड बताए एक्चुअल हैं, तो इसलिए हमें सवाल को कैलकुलेट करते वक्त तो एक्चुअल ही लेने पड़े। बस यहाँ पर हम डिफरेंट बेसिस पर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर वो हमें एफओएच का रेट नहीं बताता तो हम ये रेट खुद से भी डिफरेंट बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली बेसिस चेंज हो गई, अगला बेस क्या कर दिया कि यही रेट ऑफ एफओएच आपने कैलकुलेट करना है सेलिंग ओवरहेड। अब देखिए फॉर्मूला अगेन वही है, एफओएच ऊपर है और नीचे मैंने लिख दिया सेलिंग ओवरहेड यानी सेलिंग एक्सपेंस। तो देखिए एफओएच तो वही रहेंगे 2,20,000 जो प्रोसेसिंग कॉस्ट में थे। अब जाके देख लीजिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आया था सेलिंग एक्सपेंस, उसका टोटल था 1,10,000। तो ये आपने 1,10,000 रुपये लिख दिया, इसको इससे आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 200%। यानी अगर फर्ज कीजिए सवाल के अंदर वो आपको एफओएच अप्लाइड सेलिंग ओवरहेड की बेस पे देता तो वो कैसे देता आपको, एफओएच आर 200% ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि इस सवाल के अंदर एफओएच अप्लाइड नहीं है, एक्चुअल है। जब एक्चुअल है तो फिर हमें अप्लाइड की जरूरत नहीं है। हाँ, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर अप्लाइड वो हमें बताता तो वो हमें इस तरीके से डिफरेंट परसेंटेज की शक्ल में बता सकता था। सही है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद अगला है रेट ऑफ एफओएच ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट। सही है। अब देखिए दोबारा एफओएच एक्चुअल ऊपर आ गया, नीचे मैंने रख दिया प्रोडक्ट कॉस्ट। एफओएच एक्चुअल का वही अमाउंट है 2,20,000। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या थी, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पीछे स्लाइड नंबर 3 में बताई थी। तो वहां से आप जाके इसका टोटल देख लेंगे, वो कितना था 9,36,500। अब ये ऊपर है एफओएच और नीचे है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका आंसर आ गया 23.49%। यानी अगर वो आपको एफओएच अप्लाइड ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट देता सवाल में तो वो कैसे बताता आपको, एफओएच आर 23.49% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मैं आपको इतनी सारी बेसिस पे ये कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। सवाल के अंदर अगर अप्लाइड गिवन होता है ना तो वो नॉर्मली सिर्फ एक बेस पे गिवन होता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, वहाँ पे जब मैंने एफओएच लिया था सवाल में तो उसमें अप्लाइड गिवन था 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसलिए ये अप्लाइड बताना ही चाह रहा हूँ कि अप्लाइड परसेंटेज की शक्ल में गिवन होते हैं। अगर अप्लाइड ना हो और एक्चुअल हो तो हम एक्चुअल को जमा कर लेते हैं और अपनी हर कैलकुलेशन में वो एक्चुअल लेते हैं।
लेकिन हम उस एक्चुअल को बुनियाद बनाकर इनके रेट कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस पे। इसका असल बेस तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, लेकिन ये मुख्तलिफ बेस पे भी हो सकते हैं। मैं आपको अब तक 4 बेसिस बता चुका हूँ और इन बेसिस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, ऊपर सब में एक ही चीज आएगी FOH, सिर्फ डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, कभी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, कभी प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएगा, कभी सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा। तो ये देखिए लास्ट आ गया आपका रेट ऑफ FOH ऑन प्राइम कॉस्ट। और ऊपर आपने अगेन FOH एक्चुअल रखा, नीचे आपने डिवाइड कर दिया प्राइम कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो देखिए आपका FOH अगेन एक्चुअल तो वही है 220, नीचे प्राइम कॉस्ट जो मैंने आपको बिल्कुल पहली स्लाइड में सिखाया था 7,05,100, इसको डिवाइड करके आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये आ गया आपका 30.49%। अब ये जितनी परसेंटेज, ये देखिए आपने जितनी परसेंटेज कैलकुलेट की हैं, इन सब का क्या मतलब है कि अगर ये अप्लाइड गिवन होता सवाल में हमें, तो वो किस तरह कहता है आपको FOH आर 97.7% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऐसे नहीं तो वो ऐसे कहता है FOH आर 289.47% ऑफ एडमिन ओवरहेड, ऐसे नहीं तो वो ऐसे कहता है आपको FOH आर 200% ऑफ सेलिंग ओवरहेड, ऐसे भी नहीं तो फिर कैसे कहता है आपको, वो कहता है FOH आर 23.49% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, और अगर ऐसे भी नहीं तो मैक्सिमम वो आपको और क्या कह सकता था, FOH आर 30.49% ऑफ प्राइम कॉस्ट। लेकिन मैं आपको फिर जाते जाते एक बार बता रहा हूँ कि ये जो FOH आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं अप्लाइड, ये नॉर्मली सिर्फ डायरेक्ट लेबर की बेस पे गिवन होते हैं, और ये जितनी बेसिस मैंने कैलकुलेट की हो इस पे भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डायरेक्ट लेबर की बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब इंशाल्लाह ये आपके 2 सवाल हो गए हैं, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11। इंशाल्लाह इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर 12 में देख लेता हूँ कि क्या आप ये सवाल नंबर 12 कर सकेंगे। तो नहीं, ये सवाल नंबर 12 जो है अब हमारा थोड़ा सा अलग कैटेगरी का आ गया है, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जी सही है जी। तो इंशाल्लाह ये जितना मैंने आपको करा दिया उसको आप कैलकुलेट करिए, उसको समझिए, और जितना पिछला हो गया उसको भी समझिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।